नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सिकवाल के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं कैलाश चौधरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। साथियों, आज अपन राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान की कला संस्कृति के बारे में चर्चाएं करने वाले हैं। साथियों, क्या होता है राजस्थान का कल्चर, क्यों पढ़ते हैं एग्जाम में, आज ये सब्जेक्ट सबसे महत्वपूर्ण विषय क्यों बनकर बैठा हुआ है? क्योंकि ये एक विषय नहीं है, ये हमारा जीवन है। जब तक जिएंगे तब तक हम जिन चीजों को अपने जीवन में रूटीन में आती है उन्हीं को अपन कहते हैं हमारी संस्कृति। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो वास्तव में ये एक विषय न होकर के ये क्या है, हमारा जीवन है। जब तक जिएंगे तब तक इनके जितने भी टॉपिक है वो हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय राजस्थान की कला एवं संस्कृति। तो आप सभी का एक बार से स्वागत। सब तैयार हो जाइएगा कला संस्कृति के बारे में। देखिएगा बेटा, राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर को अपन पढ़ते हैं तो हमारे भारत के विभिन्न राज्य, जैसे मैं आप लोगों के बीच एक छोटा सा अपने भारत का नक्शा बना देता हूं, समझिएगा। ये मान लीजिए हमारा क्या है साथियों, भारतवर्ष। यह हमारा कौन सा राज्य है, राजस्थान। ऐसे भारत के प्रत्येक राज्य है और प्रत्येक राज्य का अपना अपना एक कल्चर होता है, प्रत्येक राज्य का अपना अपना एक सिस्टम होता करता है। जैसे मैं बात करूं खान पान की, जैसे खान पान की बात करें, अपने राजस्थान में हम लोग खाते हैं दाल बाटी चूरमा। दाल बाटी चूरमा, ये हमारे राजस्थान का प्रसिद्ध खाना हुआ करता है। लेकिन यही बात अगर अपन साउथ के लिए बात करें, दक्षिण भारत के लिए बात करें, तो उधर का अपन खान पान की बात करते हैं तो उधर चलता है दाल चावल। दाल चावल मछली वगैरह ऐसा खाना चला करता है। अपन एमपी वगैरह की बात करेंगे तो इधर रोटी सब्जी वगैरह चला करती है। कहने का मतलब यह है कि प्रत्येक राज्य का अपना अपना एक खान पान हुआ करता है, प्रत्येक राज्य के अपने अपने एक अलग तरीके का जो है रीति रिवाज हुआ करता है, खान पान हुआ करता है। फिर अगर अपन पहनावे की बात करें तो पहनावे में भी आप देख लीजिएगा, प्रत्येक राज्य का अपना अपना एक पहनावा है। जैसे अपने राजस्थान के पहनावे में आप देखोगे तो जैसे ज्यादातर लोग बकतरी पहनते हैं, पगड़ी धारण किया करते हैं, धोती वगैरह पहना करते हैं। जबकि वही अगर अपन दूसरे राज्य की बात करें तो अलग पहनावा। साउथ में चले जाइएगा, वहां पे एक 4,000 का व्हाइट शर्ट पहन लेते हैं, नीचे 40 रुपए की लुंगी लगा देते हैं, हाथ में वो धारिया लेकर के बोलेरो गाड़ी, स्कॉर्पियो गाड़ी, ऐसा सीन हुआ करता है। शकल बिल्कुल उन सब की मेरी जैसी काली काली शकल के, और कपड़े बिल्कुल व्हाइट व्हाइट, यूं लगता है जैसे कोई पतासे में मकोड़ा घूम रहा हो। कहने का मतलब यह है साथियों कि उनका पहनावा अलग है। अलग राज्य यानी कि दूसरे देश से भी अगर अपन कंपेरिजन करते हैं तो कंपेरिजन में भी हमें यह प्राप्त होता है कि उस राज्य का खान पान अलग है, उस राज्य का पहनाव अलग है। जैसे देश से बात करें अमेरिका, वहां के लोग कोट पैंट वगैरह टाई वगैरह एकदम ऐसे टीटी होकर रहते हैं। हम कोट पैंट कहां पहनते हैं? हमें तो कोट पैंट पहनने का नसीब ही जीवन में एक बार होता है। आप जानते हो कब हम कोट पैंट पहना करते हैं? जब हम बलि चढ़ने जा रहे होते हैं। तो कहने का मतलब हमारा खान पान अलग है, हमारा रहन सहन अलग है। दूसरे देश राज्य से कंपैरिजन करते हैं खान पान में, दक्षिण में दाल चावल खाते हैं, हल्का खाना। हम दाल चावल खा लेते 2 घंटे बाद वापस भूख लग जाती है, क्योंकि अपना पाचन तंत्र बहुत मजबूत हो चुका है। बाटियों को तो यूं गड़र 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 पचा देता है, दाल चावल की क्या औकात है। तो प्रत्येक राज्य का अपना अपना क्या है, अलग खान पान है बेटा। उसी प्रकार प्रत्येक राज्य के अपने अपने त्योहार हुआ करते हैं, प्रत्येक राज्य के अपने अपने लोक देवता हैं। रामदेव जी की पूजा हम करते हैं, साउथ के लोग रामदेव जी को नहीं मानते हैं, पूर्वी भारत के लोग नहीं मानते हैं, उत्तरी भारत के लोग नहीं मानते। अपने राजस्थान के आसपास के कुछ राज्य के लोग मानते हैं। तेजा जी तो अपने यहाँ के लोक देवता हैं, वहां के थोड़ी नहीं। अपने यहाँ की लोक देवियां अलग, वहां की लोक देवियां अलग। प्रत्येक राज्य का अपना अपना एक कल्चर हुआ करता है। इसमें कल्चर में अपने टॉपिक कौन कौन से आया करते हैं बेटा, जो सारे एग्जाम की दृष्टि से देखे तो एक तो त्योहार आता है टॉपिक। मैं इन सारे टॉपिकों को अपने अगली स्लाइड पे ले लेता हूं ताकि आपको सारे टॉपिकों का पता चल जाएगा। एक तो अपने टॉपिक आता है त्योहार, जिनके बारे में हमें अध्ययन करना रहता है। एक आता है अपने मेले, कुछ टीचर त्योहार और मेलों को एक साथ पढ़ा देते हैं जबकि अपन अलग अलग पढ़ेंगे। फिर आता है अपने एक संत संप्रदाय। एक आता है बेटा लोक देवता। एक आता है अपने लोक देवियां। फिर आता है अपने इसके बाद बोलियां, क्या जिसे अपन कहते हैं भाषा, बोलियां बोलते, भाषा बोलते, ये टॉपिक आता है। फिर आता है बेटा अपना साहित्य।
लोक नृत्य, लोक नाट्य, लोकगीत, लोक वाद्य यंत्र, लोक कला, या अपन बोलते हैं हस्तकला, लोक कला हस्तकला आता है टॉपिक बेटा। उसके बाद जनजातियां, वेशभूषा, आभूषण, एक टॉपिक आता है रीति रिवाज, एक टॉपिक आता है बेटा स्थापत्य कला, स्थापत्य कला। ये हमारे सारे के सारे टॉपिक हैं। स्थापत्य कला के अंदर भी अपन देखते हैं तो बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक और आया करते हैं इसमें। स्थापत्य कला में एक पढ़ते हैं अपन दुर्ग, एक पढ़ते हैं महल, एक पढ़ा करते हैं हवेली, हवेलियां, एक देखते हैं छतरियां, मंदिर, मस्जिद, बावड़ियां। ये सारे के सारे टॉपिक हमारे किस में आ जाते हैं बेटा? राजस्थान की कला संस्कृति में। अगर मैं राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर की बात करूं, आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें तो अपने ये सारे टॉपिक अपने को राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर में पढ़ने होते हैं। इन टॉपिकों में से हमारे एग्जाम में सारे के सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इनसे बाहर अगर आपने ये कल्चर अगर आपने ढंग से पढ़ लिया तो फिर बाद में आपके कल्चर में से एक भी प्रश्न गलत होने की संभावनाएं नहीं रह जाती है। बहुत शानदार तरीके से हम सारी चीजों का अध्ययन करेंगे, आपको बहुत मजा आने वाला है आर्ट एंड कल्चर में। वाकई ये सब्जेक्ट जीने वाला विषय होता है। इस सब्जेक्ट को हम जीते हैं, इस सब्जेक्ट को पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट होता है, मजा आता है। आज अपन एक एक टॉपिक से शुरुआत करते हैं। पहला हमारा टॉपिक रहने वाला है आज का, जिसका नाम है अपने त्योहार। सबसे पहले अपन बात करेंगे बेटा त्योहार की, जिसे अपन कहते हैं पर्व। त्योहार कह दे या पर्व कह दे, एक ही बात है। इस टॉपिक के ऊपर अपन आज चर्चा करने वाले हैं। त्योहार बात करें या बेटा पर्व की बात करें, तो देखो त्योहार या पर्व क्या होते हैं? त्योहार या पर्व जो अपन मनाते हैं, हर साल मनाते हैं, जैसे दीपावली, रक्षाबंधन, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, ईद उल फितर, ईद उल जुहा, चेटी चंड, महावीर जयंती, बैसाखी। ये जो सारे के सारे जो पर्व मनाए जाते हैं, ये हमारे अलग अलग प्रकार के त्योहार होते हैं जो फिक्स समय अवधि है, उसी दिन हम इन त्योहारों को मनाते हैं। अब फिक्स समय अवधि से मतलब क्या है? तो जैसे मकर संक्रांति का फिक्स रजिस्ट्रेशन हो रखा है कि उसे 14 जनवरी को आना है, मतलब 14 जनवरी को ही आना है। दीपावली फिक्स कर रही, कार्तिक अमावस्या को आएगी तो कार्तिक अमावस्या को आएगी। रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा का मतलब श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाया जाएगा। तो इस प्रकार हमारे त्योहारों की सबकी तिथियां फिक्स है, उन्हीं तिथि के हिसाब से सारे के सारे त्योहार मनाए जाते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है त्योहार। तो देखो त्योहार टॉपिक शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए एक चीज जिसको अपन बोला करते हैं कैलेंडर। कैलेंडर के बारे में हमें जानकारी होना चाहिए, तभी जाकर अपन सारी चीज त्योहार को आगे अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो देखो बेटा त्योहार में सबसे पहले अपन बात करते हैं कैलेंडर की। कैलेंडर, कैलेंडर मुख्य रूप से अपने काम के जो कैलेंडर है त्योहार के हिसाब से आपको 4 कैलेंडर ध्यान रखने हैं। इसमें से कितने कैलेंडर बेटा? 4 कैलेंडर। एक कैलेंडर, 2 कैलेंडर, 3 कैलेंडर और ये 4 कैलेंडर। ये 4 कैलेंडर अपने को ध्यान रखने हैं। चारों कैलेंडर कौन कौन से? सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं, ये कैलेंडर है जिसका नाम है ईस्वी सन। इस कैलेंडर का नाम क्या अपने? ईस्वी सन। एक कैलेंडर आता है जिसे अपन बोला करते हैं विक्रम संवत। विक्रम संवत। एक कैलेंडर चला करता है हमारा शक संवत, और एक कैलेंडर आता है अपना हिजरी संवत। सर हमें इसी सीक्वेंस से याद करना कि हाँ आपको यही सीक्वेंस याद रखनी है। सबसे आगे अपने को विक्रम संवत रखना है, फिर ईस्वी सन, फिर शक संवत, फिर हिजरी संवत। ईस्वी सन का मतलब क्या होता है? तो ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो समय है उसे अपन कहते हैं ईस्वी सन। ईसा मसीह के जन्म के बाद की जो परंपराएं हैं, ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो समय कहलाता है वो हमारा क्या कहलाता है? ईस्वी सन।
यानी कि जब ईसवी सन प्रारंभ हुआ होगा, ईसवी सन का 0 दिन होगा, उस समय विक्रम संवत कितना आगे था? तो विक्रम संवत इससे आगे था 57 वर्ष। कितना आगे था? 57 वर्ष। उस समय शक संवत का कोई अता पता ही नहीं था। शक संवत प्रारंभ होता है इससे पीछे, यानी कितना पीछे होता है? तो शक संवत प्रारंभ होता है इनसे 78 वर्ष पीछे, यानी इसमें अपन माइनस कर सकते हैं। ऐसे समझिएगा बेटा। जैसे अभी ईसवी सन की अगर मैं बात करूं, अभी 2022 चल रहा है, और आप लोगों से पूछ ले अभी विक्रम संवत कौन सा चल रहा है, तो अपने को घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अपने को पूछ ले विक्रम संवत कौन सा चल रहा है, इसमें अपने को 57 जोड़ने, 7 और 2 9, 5 और 2 7, और फिर 2, यानी कि 2079, यानी कि 2079 जो है अभी वर्ष चल रहा है विक्रम संवत। आपसे ईसवी सन पूछ ले तो कुछ नहीं करना है, -78 करना है। -78 करना है तो अपन 12 में से 8 गए, कितने बच्चे अपने? 4। फिर 12 में से 7 गए, कितने बच्चे अपने? 11 में से 7 गए, कितने बच्चे? 4, यानी 1944। कौन सा चल रहा है अपने? 1944वां चल रहा है। कहने का मतलब यह है बेटा कि ईसवी सन ईसा मसीह के जन्म के बाद प्रारंभ हुआ था। इन सब के बारे में अपन आगे और डिटेल से पढ़ेंगे। एक बार ऐसे मोटा मोटा याद करना। अगर आपसे कभी पूछ ले कि विक्रम संवत से ईसवी सन से शक संवत कितने वर्ष पीछे चला करता है, तो ये पीछे चलता है 78 वर्ष। आपसे ये पूछ ले कि ईसवी सन से विक्रम संवत कितना आगे चला करता है, तो ये आगे चलता है 57 वर्ष। कितने वर्ष आगे है? 57। ये कितने वर्ष पीछे है अपने? 78 वर्ष पीछे हुआ करता है। ये इनसे 78 वर्ष पीछे, ये इनसे 57 वर्ष आगे चलता है। यहां तक सभी को क्लियर हुआ होगा बेटा? अब आगे देखिएगा। अब अपन एक एक कैलेंडर के बारे में देखते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं ईसवी सन की। सबसे पहला कैलेंडर अपना कौन सा होगा? ईसवी सन, जिसे अपन बोला करते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर। ग्रिगोरियन कैलेंडर, ईसवी सन बोले या ग्रिगोरियन कैलेंडर। ये कैलेंडर कब प्रारंभ होता है? तो ईसा मसीह के जन्म के बाद। ईसा मसीह के जन्म के बाद प्रारंभ हुआ। प्रारंभ हुआ, यानी ईसा मसीह से जन्म से पहले का समय अपन जिसे कहते हैं ईसा पूर्व। तो ये लाइन में मैं यहां लिख देता हूं, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व का समय। ईसा मसीह के जन्म से पूर्व का समय, जन्म से पूर्व का जो समय है, वो पूर्व का समय हमारा क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है ईसा पूर्व। उसे क्या बोलते बेटा? ईसा पूर्व बोला करते हैं। ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो समय है उसे अपन क्या बोलेंगे? ईसा पूर्व। ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो समय है उसे क्या बोलेंगे अपन? ईसवी सन। इसीलिए तो अपन कभी भी बोलते हैं तो अपन नहीं बोलते हैं कि यार ईसा मसीह का जो है जन्म ईसा पूर्व है, फिर बोलते अपन ये ईसवी है, तो अपन कंफ्यूज रहते हैं बीसी और एडी में। तो ये है, यानी ईसा मसीह से जन्म से पहले का समय ईसा पूर्व कहलाता है, ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय ईसवी सन कहलाता है। अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर है। ये कैसा कैलेंडर है बेटा? अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर है, यानी पूरे विश्व में ये कैलेंडर मान्य है। इस कैलेंडर का आधार क्या हुआ करता है? तो ये कैलेंडर सूर्य पर आधारित है। सूर्य पर आधारित है। ये कैलेंडर आधारित किस पर है? सूर्य पर। एक वर्ष में दिन कितने हुआ करते हैं इसमें? अगर आपसे पूछ ले कि एक वर्ष में दिन कितने होंगे इसमें, तो एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। और जब भी लीप वर्ष होता है तो लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी हो जाती है आपने? 366। वैसे ही याद रख लेना, लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी हो जाती है? 366। जबकि बाकी एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है अपने? 365। फिर अपने को एक चीज और ध्यान रखनी है इसमें, इसका पहला महीना कौन सा है? तो आप सब जानते हो बेटा, इसका पहला महीना है अपने जनवरी। पहला महीना कौन सा हो जाएगा अपने? जनवरी। फिर अगर मैं बात करूं कि इसका आखिरी महीना कौन सा है, तो इसका जो अगर अपन बात करें आखिरी महीना, आखिरी महीना सबको पता है अपने? दिसंबर। आखिरी महीना कौन सा होगा बेटा? दिसंबर। अपने भारत के जितने भी राजकाज के कार्य किए जाते हैं उसमें शक संवत के साथ कौन से कैलेंडर को मान्यता दे रखी है? तो उसमें शक संवत के साथ अपने को ध्यान रखना है कि और कौन सा कैलेंडर मान्य है इसमें। तो अपना कैलेंडर एक और मान्य है, जो कैलेंडर है अपना ईसवी सन, या जिसे अपन बोलते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर। याद रह जाएगा बेटा? ईसवी सन के बारे में एक बार आप वापस देख लीजिएगा। ईसवी सन या ग्रिगोरियन कैलेंडर ईसा मसीह के जन्म के बाद जो है, ईसा मसीह के जन्म के बाद प्रारंभ हुआ था।
ईसा मसीह से जन्म से पूर्व का समय क्या कहलाता है? तो अपने ईसा पूर्व कहलाता है ये समय। अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर है, सूर्य पर आधारित है, एक वर्ष में दिनों की संख्या 365 हुआ करती है। इसका पहला महीना जनवरी है और इसका आखिरी महीना अपना कौन सा हुआ करता है? दिसंबर हुआ करता है। यह तो अपना ईसवी सन या ग्रिगोरियन कैलेंडर की बात हुई। अगर अपन थोड़ा और आगे बढ़े और इसके बाद अगर अपन बात करें तो इसके बाद अपन अगले कैलेंडर की बात करते हैं, और अगला कैलेंडर कौन सा होगा अपना? अगला कैलेंडर होगा शक संवत। शक संवत बेटा बड़ा महत्वपूर्ण कैलेंडर है। शक संवत अपना बहुत ही महत्वपूर्ण कैलेंडर है। देखो बेटा, शक संवत को क्या बोला करते हैं? तो शक संवत को अपन बोलते हैं राष्ट्रीय पंचांग। कौन सा पंचांग कहलाता है ये? राष्ट्रीय पंचांग। राष्ट्रीय पंचांग कहलाता है। अगर आपसे पूछ ले कि शक संवत कौन सा पंचांग कहलाता है, तो ये अपना राष्ट्रीय पंचांग कहलाता है। राष्ट्रीय पंचांग क्यों कहलाता है? इसे राष्ट्रीय पंचांग अपन इसलिए बोला करते हैं क्योंकि यही हमारे भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। जैसे हमारे भारत की राष्ट्रीय मिठाई होती है, हमारे भारत का राष्ट्रीय पक्षी होता है, राष्ट्रीय पशु होता है, राष्ट्रीय पेड़ हुआ करता है, राष्ट्रीय सब चीजें होती हैं, राष्ट्रीय तिरंगा होता है, राष्ट्रीय सारी चीजें होती है। तो उसी प्रकार हमारे राष्ट्रीय कैलेंडर भी है, और राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा हुआ करता है? शक संवत। शक संवत प्रारंभ किसने किया? पहला प्रश्न तो ये आता है हमारे मन में कि ये प्रारंभ किसने किया? तो बेटा ये प्रारंभ किया था किसने? अगर आपसे पूछ ले शक संवत प्रारंभ किसने किया, तो ये किया था कुषाण राजा कनिष्क। कुषाण शासक कनिष्क ने प्रारंभ किया। अपने से कभी पूछ ले कि ये प्रारंभ किसने किया था? कुषाण राजा कनिष्क ने प्रारंभ किया था। ईसवी सन से 78 वर्ष पीछे है। ईसवी सन से 78 ईयर, 78 वर्ष क्या चलता है ये पीछे। फिर देखिएगा बेटा, इसे राष्ट्रीय पंचांग घोषित किया कब गया? तो इसे राष्ट्रीय पंचांग घोषित किया गया था 22 मार्च 1957 के दिन। इसे क्या कर दिया गया था? 22 मार्च 1957 के दिन राष्ट्रीय पंचांग घोषित किया गया था। एग्जाम में सीधा पूछा जाता है कि राष्ट्रीय पंचांग इसे घोषित कब किया गया? तो पंचांग घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया बेटा? तो इसको घोषित किया गया 22 मार्च 1957 को घोषित किया। फिर अगर अपने से पूछे कि इसमें दिनों की संख्या कितनी हुआ करती है या ये किस पर आधारित है, तो इसका जो आधार हुआ करता है, इसका आधार भी हुआ करता है बेटा चंद्रमा। किस पर आधार होता है ये? चंद्रमा। चंद्रमा पर यह आधारित हुआ करता है। फिर हमारे एक प्रश्न आता है कि इसका पहला महीना कौन सा होता है? अगर अपन बात करें कि इसका पहला महीना, और अगर अपन बात करें इसका आखिरी महीना, एक अपन ने क्या बात करी? इसका पहला महीना, और एक बात क्या करी अपन ने? इसका आखिरी महीना। दोनों चीजें देखिएगा बेटा। इसका अगर अपन पहले महीने की बात करें तो इसका पहला महीना आता है चैत्र। इसका पहला महीना कौन सा आ जाएगा बेटा? चैत्र। अपन बात करें इसका आखिरी महीना कौन सा आता है, तो इसका आखिरी महीना आता है फाल्गुन। इसका आखिरी महीना कौन सा आएगा? फाल्गुन। अब आप कहोगे सर हमें कैसे पता चैत्र वैशाख ज्येष्ठ? ये अभी मैं याद कराने वाला। अभी अपन इनको याद करेंगे, सारी चीजें आपको याद हो जाएगी। पहला महीना कौन सा होता है? तो इसका पहला महीना होता है अपने चैत्र। आखिरी महीना कौन सा होता है? तो आखिरी महीना होता है फाल्गुन। शक संवत ये भारत का राष्ट्रीय पंचांग है। प्रारंभ कब किसके काल में हुआ था? कुषाण राजा कनिष्क के काल में प्रारंभ हुआ था। ईस्वी सन 78 वर्ष, ईस्वी सन से 78 वर्ष पीछे चला करता है। 22 मार्च 1957 के दिन इसे राष्ट्रीय पंचांग घोषित किया गया था। इसका आधार क्या होता है? तो चंद्रमा इसका आधार होता है। पहला महीना क्या होता है? तो पहला महीना इसका चैत्र है। और आखिरी महीना कौन सा है बेटा? तो इसका आखिरी महीना है अपने फाल्गुन। उसके बाद अगला कैलेंडर की अगर अपन बात करें तो अगला कैलेंडर है अपने विक्रम संवत। अगला कैलेंडर कौन सा हो जाएगा बेटा? विक्रम संवत, जिसे और क्या बोला करते हैं? तो इसे बोला करते हैं हिंदू पंचांग। क्या बोलते हैं इसे? हिंदू पंचांग। इसे अपन विक्रम संवत बोले या हिंदू पंचांग बोले, एक ही बात। हिंदू पंचांग भी बोलते हैं अपन, और इसे अपन विक्रम संवत भी बोला करते हैं। तो इसके बारे में देखिएगा बेटा, हिंदू पंचांग या विक्रम संवत, इसको प्रारंभ किसने किया? तो इसको प्रारंभ किया था विक्रमादित्य। प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? विक्रमादित्य को। विक्रमादित्य ने इसे प्रारंभ किया था। कब प्रारंभ किया था इसको? तो इसको प्रारंभ किया था 57 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया था। इसलिए ये जो है आगे चलता है, प्रारंभ विक्रमादित्य ने। इसका आधार क्या हुआ करता है? तो इसका आधार होता है चंद्रमा। इसका आधार भी क्या होता है बेटा? चंद्रमा।
इसमें दिनों की संख्या कितनी होती है? अगर एक वर्ष की बात करें तो एक वर्ष में दिन कितने होते हैं इसमें? तो 354 या 365, 354 या 355 एक वर्ष में दिन 354 या फिर दिन होते हैं इसमें 355। दोनों चीजें ध्यान रखना बेटा, 354 या 355 दिन हुआ करते हैं। विक्रम संवत हिंदू पंचांग प्रारंभ विक्रमादित्य ने किया था। इसका भी आधार क्या होगा? अपने चंद्रमा पर आधारित है। अपन देखते हैं जिसमें एकम, 20, 30, 14, 50, 60, 7, 8, 9, 10, 11, ये सारा किस पर आधारित है? अपने चंद्रमा पर आधारित है। तो ये किस पर आधारित होगा बेटा? चंद्रमा पर आधारित है। इसमें एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? 354 या 355। इसमें एक वर्ष में दिनों की संख्या होगी 354 या 355 दिन होते हैं। इसके अगर अपन बात करें पहला महीना, इस पे अगर अपन पूछे कि पहला महीना कौन सा है, तो इसमें पहला महीना आता है चैत्र। फिर अगर मैं इसमें पूछ लूं कि आखिरी महीना, तो बेटा कंफ्यूज नहीं होना है, मेन चीज है जो यही है, इसका आखिरी महीना भी कौन सा होगा? तो इसका आखिरी महीना भी होगा चैत्र। आप कहोगे कि सर दिमाग ठीक है, पहले आपने बताया कि चैत्र पहला महीना, आखिरी महीना फाल्गुन, यहां कह रहे हो कि पहला महीना भी चैत्र, आखिरी महीना भी चैत्र। तो याद कीजिएगा हमारा जो हिंदू नववर्ष होता है वो इसी पर आधारित होता है। और हिंदू नववर्ष आधा चैत्र गुजर जाने के बाद जब चैत्र शुक्ल एकम आती है तब प्रारंभ होता है। तो आधा महीना नए वर्ष में आ जाता है, आधा महीना पिछले वर्ष में चला जाता है। इसलिए अगर आपसे कभी भी पूछ ले कि इस कौन सा ऐसा महीना है जो पहला भी है और आखिरी भी है, अगर इस प्रकार का प्रश्न आता है तो फिर अपन किसका चयन करेंगे बेटा? चैत्र का, क्योंकि चैत्र पहला महीना भी है और आखिरी महीना भी है। जबकि शक संवत में यही बात पूछे तो फिर देख लेना, अगर अपने को शक संवत में पूछे तो पहला महीना कौन सा होगा? अपने चैत्र। आखिरी महीना कौन सा होगा? फाल्गुन। लेकिन अगर अपने विक्रम संवत में पूछ ले पहला महीना कौन सा? चैत्र। आखिरी महीना भी कौन सा है? चैत्र, क्योंकि इसी में अपना नववर्ष बदलता है। चैत्र में आधा चैत्र गुजरने जाने के बाद अपना नववर्ष प्रारंभ हो जाता है। यहां तक क्लियर हुआ आप लोगों को? आगे देखिएगा बेटा, प्रारंभ किसने किया था? विक्रमादित्य ने। कब प्रारंभ होता है ये भी आप लोग थोड़ा सा यहां ध्यान रख लेना। 57 ईसा पूर्व प्रारंभ होता है ये अपने 57 ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह से जन्म से पहले का समय क्या कहलाता है? अपने ईसा पूर्व कहलाया करता है। और ईसा पूर्व के दिन ये क्या होता है? अपने प्रारंभ होता है। अब देखो बेटा, इसमें क्या होता है कि जैसे 2 वर्ष निकले और जैसे तीसरा वर्ष आता है और प्रत्येक तीसरे वर्ष में एक अधिमास जोड़ा जाता है। अधिमास जोड़ा जाता है ताकि हमारे समय का बैलेंस बिगड़े नहीं। जैसे अगर अपन देखें कि अपने विक्रम संवत, अपने ईस्वी सन का देखें तो ईस्वी सन में वर्ष में 365 दिन होते हैं। इसमें दिनों की संख्या 354 होती है। 10 दिन का मामला गड़बड़ हो रहा है, तो इस 10 दिन के मामला फिर अगले साल फिर 10 दिन का मामला गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे अगर चलता रहा तो अपने दीपावली सर्दी के टाइम आती आती धीरे धीरे चौमासे में आ जाएगी, चौमासे में आती आती धीरे धीरे उन्नाळे में आ जाएगी, तावड़े में आ जाएगी, फिर तावड़े से धीरे धीरे वापिस वो सर्दी में आ जाएगी। जैसे मुस्लिमों के त्योहार आया करते हैं, जैसे मुस्लिमों में हिजरी संवत इनके जो चला करते हैं कैलेंडर, उनके जो महीने हैं उनमें परिवर्तन आता रहता है। जैसे रमजान के रोजे चल रहे हैं अभी गर्मियों में, आने वाले कुछ 12 साल बाद ये सर्दियों में आ जाते हैं। 12 साल सर्दियों में चलते हैं, फिर 12 साल ये चौमासे में बरसात के दिनों में चला करते हैं, फिर वापिस 12 साल गर्मियों में। 36 साल बाद जहां शुरू होता है वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन अपने ऐसे परिवर्तन नहीं होता है। कारण क्या है? हमारे प्रत्येक तीसरे वर्ष एक अधिमास जोड़ दिया जाता है। यानी कि इस कैलेंडर में प्रत्येक तीसरे वर्ष अधिमास जोड़ा जाता है। अधिमास जोड़ा जाता है। अधिमास जोड़ा जाने का मतलब एक पूरा का पूरा महीना जोड़ दिया जाता है। और अधिमास वाला जो ईयर होता है इसमें महीने कितने होते हैं? तो इसमें 13 महीने हुआ करते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि अधिमास जिसमें जोड़ा जाता है उसमें महीने कितने होते हैं उस साल में, तो उस साल में 13 महीने होते हैं। 13 महीने होते हैं तो अपने आप ही उसमें क्या हो जाता है? दिनों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। एक चीज अपने ये ध्यान रखनी है। अब देखो इसमें महीने कौन कौन से होते हैं? 12 महीने। तो पहला महीना, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों को यह भी पता नहीं होता है, पहला महीना आता है अपने चैत्र, उसके बाद वैशाख, फिर आता है अपने ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण जिसको अपन सावन भी बोला करते हैं, भाद्रपद जिसको अपन भादवा भी बोलते हैं, आश्विन जिसको अपन आसोज भी बोला करते हैं, कार्तिक, मार्गशीर्ष जिसे अपन मक्सर बोलते हैं, पौष, माघ और फाल्गुन। ये हमारे 12 क्या हो गए बेटा? ये हमारे 12 महीने हो गए। कौन कौन से महीने हैं 12?
तो ये हमारे 12 महीने हो जाएंगे। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पोष, माघ और फाल्गुन, ये 12 महीने हो गए। अब देखो बेटा, इनमें एक चीज, महत्वपूर्ण चीज जो आपको ध्यान रखने वाली चीज होती है, बार बार बोलोगे आप, 2 4 5 बार बोलोगे तो याद हो जाएगा। अपनी भाषा में बोलना और आसानी से याद होगा। जैसे अपन बोलते हैं ना, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आसोज, कार्तिक, मगसर, पोष, माघ, फाल्गुन, अपनी भाषा में आप घर जाओ, जैसे घर पे पढ़ रहे हो, पढ़ने के बाद आपकी मम्मी के बेटा पानी का लोटे ला, तो मम्मी को कहना हाँ चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आसोज, कार्तिक, मगसर, पोष, माघ, फाल्गुन। पापा जी के बेटा एक काम कर, खेत पे जा, गाय भैंस को लेके आ, आप कहना हाँ चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आसोज, कार्तिक, मगसर, पोष, माघ, फाल्गुन। आप 4 5 बार इन चीजों को रिपीट कीजिएगा, आपको सारी चीजें अपने आप याद हो जाएगी। गाड़ी पेट्रोल भराने जाए, पेट्रोल पंप वाला पूछे कितने का तेल डालना, उसको कहना हाँ चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आसोज, कार्तिक, मगसर, पोष, माघ, फाल्गुन। आपको पक्का पक्का सारी चीजें याद हो जाएगी। अब देखो, ये जो चैत्र महीना आता है, ये कौन से अंग्रेजी महीनों में आता है? तो ये आता है मार्च अप्रैल। कौन से अंग्रेजी महीनों में आएगा बेटा? मार्च अप्रैल, फिक्स है इसको। ये चैत्र कहते हैं कि मैं तो मई में आऊंगा, फरवरी में आऊंगा। इसने कहते हैं कि फरवरी में वैलेंटाइन डे भी आता है, मैं तो फरवरी में जाऊं। इसको 2 रेपटे मारी, चुप। तुझे मार्च अप्रैल में आना, वैलेंटाइन डे तुझे नहीं मनाना है। चैत्र रोने लग गया, ना ना मैं मनाऊं मनाऊं मनाऊं। इसको कहा चुपचाप बैठ जा, तुझे इसी में आना है। फिर वैशाख ने कहा मेरे में तो वैलेंटाइन डे आएगा। इसको कहा कोई वैलेंटाइन डे नहीं आएगा, तू आएगा अप्रैल और मई में। इसने कहा मई में तो तावड़ा बहुत पड़ता है। कोई बात नहीं, पड़ता है तो पड़ता है, सहन कर। ज्येष्ठ, इसने कहा कि मेरा नंबर मई जून। आषाढ़ ने कहा कि भाई साहब ये तो भयंकर तावड़े में सबसे भयंकर गर्म महीना। गाने भी गाते अपन, अपन तो नहीं गाते, लड़कियां गाती। जेठ की दोपहर में पांव जले सैया, पांव जले। तो तावड़ा बाहर नहीं क्यों निकले, पांव जले तो सैया यूं जबरदस्ती सैया को याद किया जाता है, तो याद रखो अपने। तो आषाढ़, आषाढ़ ने कहा मैं समझदार हूं, मेरा नंबर आएगा जून जुलाई। अगले महीने तो अपने आप समझ गया, जुलाई अगस्त। एक बार ये प्रश्न पूछा हुआ है एग्जाम में, और प्रश्न ये आया था बेटा कि चौथा हिंदी महीना कौन सा है? तो अपने को क्रम से पता होना चाहिए, चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़। एक बार इस प्रकार का प्रश्न भी आया था शायद कि मई जून के महीने में कौन सा हिंदी महीना आया करता है? तो ज्येष्ठ। अपने को इनमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं। ये अपने हाथों पे जो ये देखो अंगुलियों के बीच में से गुट्टे बने हुए हैं, ये गिनने के लिए है। हमारे शरीर का हर अंग किसी न किसी काम का है। भगवान ने जितने अंग दिए ना, एक भी अंग अनावश्यक नहीं है। चाहे कान, बाल, ये भौरे भी काम के, ये अपने तावड़े से अपनी आंखों को बचाए रखते हैं। मतलब कहने का मतलब हमारे सारे अंग काम के, तो ये भी काम की। अपने पूर्वज इनके ऊपर तो अपना हिसाब लगाया करते थे, चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेते थे। अपन पेन कॉपी में निकालते थे, वो यूं यूं करके यूं यूं करके यूं बताते थे कि ले इतना ब्याज बना, और ब्याज पे ब्याज इतना बना। तो ये गिनने के काम आता है। तो कभी भी गिने, आपसे पूछा भाद्रपद, आपको नहीं पता, 3 सेकंड का 5 सेकंड का टाइम लगेगा। चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, यहां के रुक गए। हमेशा मार्च से स्टार्ट करना है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त के आगे अगला महीना लगा दो, अगस्त, सितंबर। आपको पूछा गया कि ज्येष्ठ, आपको नहीं पता, 1 सेकंड लगेगा। चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, रुक गए। मार्च से स्टार्ट कर दो, मार्च, अप्रैल, मई, मई, जून। ये देखो मई, जून। आपको नहीं पता कार्तिक कब आता है, 5 सेकंड लगेंगे। चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, आसोज, कार्तिक, यहां के रुक गए। यहां से स्टार्ट कर दो, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर के आगे अगला महीना लगा दो, अक्टूबर, नवंबर। बाकी आप मिला लो, सितंबर, फिर ये आ जाएगा अगस्त, सितंबर, सितंबर, अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर, नवंबर, ये आ जाएगा अपने नवंबर, दिसंबर, ये आएगा अपने दिसंबर, जनवरी, ये आएगा अपने जनवरी, फरवरी। वैलेंटाइन डे के मजे ये दोनों महीने लेते हैं, या तो माघ लेता है या फाल्गुन। ये दोनों ही घूमने जाते हैं। ये दोनों इस दिन नहा धो करके, परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के पार्क वार्क जाया करते हैं। कौन कौन जाते हैं? माघ और फाल्गुन, दोनों ही घुमा करते हैं। ये इसके लिए परफ्यूम लाता है, ये इसके लिए परफ्यूम लाता है। कुल मिलाकर अपन को ध्यान रखना। फरवरी में कौन कौन से महीने आएंगे? ये दोनों, फरवरी, मार्च। फिर अपना आ जाएगा वापस मार्च, अप्रैल, जो अपन ने लिख रखा है। तो आपको एक तो अपने ये 12 महीने आपको पता होने चाहिए बेटा। ये 12 महीने पता होंगे तो ही मामला सेट होगा, बाकी मामला दिक्कत है।
तो एक बार वापस बोल देना, चेत वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादव आसोज कार्तिक मगसर पोष माघ फाल्गुन। ये अपने थोड़ी सी ये चार्ट वाली बात, ये भी मोटी मोटी बातें अपने को ध्यान रखनी है। उसके बाद आपको एक हिंदी महीने वाला कैलेंडर जो मैं बता रहा हूं, ये बहुत खासम खास है, एग्जाम में कितनी बार पूछा गया है। और त्योहार शुरू करने से पहले आपको ये चीज भी पता होना चाहिए, हिंदी महीने। हिंदी महीने में अपन बोलते हैं ना, एकम, बीस, तीस, चौथ, पांचा, छठ, सात, आठ, नौमी, दसा, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस, बीस, इक्कीस, बाईस, ऐसा नहीं बोलते हैं। आपको पता है 12, 13, 14 के बाद 15 नहीं आती है, 16 नहीं आती है, 17 नहीं आती है। इसका मतलब वहां पे क्या आता है वो समझना है। तो देखो ये अपने हिंदी महीना है। हिंदी महीने में ये अपने पहली तारीख, ये अपने एक और तारीख, ये अपने एक और तारीख, और ये, इससे आप समझेगा। जैसे अपने हिंदी महीने में कोई भी पहला तारीख अपन मान लेते हैं, ये अपनी कौन सी तारीख है, पहली तारीख। मानने में क्या जा रहा है, मान तो सकते हो आप लोग, ये पहली तारीख। गणित में आप 100 मान लेते हो, एक्स मान लेते हो, ये ऊपर से थोड़ी पड़े क्या। वैसे इनमें भी मान लो, कल्चर में भी एक बार तो पहली तारीख। फिर इसे एकम, इसको अपन शुरू करते हैं, एकम, 20, 30, चौथ, पांचा, छठ, साता, आटा, नौमी, दसा, 11, 12, 13, 14। 14 के बाद इसको मान लेते हैं अपन कौन सी तारीख, 15वीं तारीख। बेटा कौन सी तारीख है ये, 15वीं तारीख। फिर अगली इसको मान लेते हैं अपन 16वीं तारीख। फिर यहां से वापस एकम से शुरू होगा, फिर इसको मान लेते हैं अपन 30वीं तारीख। एक महीने में एवरेज अपन ने कितने दिन मान लिए हैं, 30 दिन। एक महीने में एवरेज कितने दिन हो गए बेटा अपने, 30 दिन एवरेज हो गए। कोई भी हिंदी महीना जो स्टार्ट होगा, पहली तारीख होगी, वो क्या होगी अपने, कृष्ण एकम। कोई भी हिंदी महीना स्टार्ट होगा, वो किससे स्टार्ट होगा, कृष्ण एकम से। फिर अपन बोलेंगे एकम, 20, 30, चौथ, पांचा, छठ, सात, आठ, नौमी, दसा, 11, 12, 13, 14। 14 के बाद ये 15वीं तारीख क्या आती है, ये आती है अमावस्या। अमावस्या। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, तो फिर वापस अगला महीना पखवाड़ा शुरू होता है, जिसको बोलते हैं शुक्ल एकम। यानी वापस 16 नहीं आती, इसकी जगह क्या जाती है, एकम। लेकिन कौन सी एकम आती है, शुक्ल एकम। और फिर 30वीं तारीख को अपन क्या मान लेते हैं, पूर्णिमा। यानी आपको 2-3 चीजें ध्यान रखनी है। एक तो आपको यह ध्यान रखना है कि कोई भी हिंदी महीना शुरू होगा किस तिथि से शुरू होता है, कृष्ण एकम से। कोई भी हिंदी महीना समाप्त होता है किस तिथि के दिन खत्म होता है, पूर्णिमा के दिन खत्म होता है। ये जो कृष्ण एकम है और अमावस्या तक है, इसको बोला करते हैं अपन प्रथम पखवाड़ा। और इसको बोला करते हैं कौन सा पखवाड़ा, सेकंड पखवाड़ा। एक महीने में अगर आपसे पूछ ले कि पखवाड़े कितने हुआ करते हैं, तो आप बता देना 2 पखवाड़े। ये कौन सा पखवाड़ा कहलाता है अपने, प्रथम पखवाड़ा। ये क्या कहलाता है अपने, सेकंड पखवाड़ा। पखवाड़ा जानते हो ना, अपने सप्ताह होता है, जैसे अपन बोलते हैं कि नॉर्मली कि एक महीने में लगभग 4 या 5 सप्ताह होते हैं, उसी प्रकार एक महीने में, हिंदी महीने में कितने पखवाड़े होते हैं अपने, 2 पखवाड़े। अब देखो इसमें क्या होता है बेटा, इसमें कृष्ण एकम के दिन क्या होता है, धीरे धीरे रात काली होती है, अंधेरी रात होती है, चांद घटता है। काले भगवान कौन से अपने, कृष्ण भगवान है। इसलिए इसको कौन सा पक्ष बोला करते हैं अपन, कृष्ण पक्ष। इधर धीरे धीरे रात उजाली होती है, चांद बड़ा होता है, शुक्ल होता है, शुक्ल यानी उजाला। इसलिए अपन इसको कौन सा पक्ष बोला करते हैं, शुक्ल पक्ष। सर ये तो हम ही पता है, ये कौन सी नई बात है, मुझे पता, आपको पता है। इस कृष्ण पक्ष को एक नाम और दिया जाता है, इसको बोला करते हैं बुद्धि पक्ष। इसको एक नाम और दिया जाता है, और नाम क्या दिया जाता है, शुद्धि पक्ष। बहुत सी बार ऐसे आ जाता है चैत्र, बुद्धि, तृतीया, और अपन चक्कर खा के गए, बुद्धि तो कभी सुना ही नहीं हमने, तो शुक्ल सुना, कृष्ण सुना, तो वहां मामला गड़बड़ हो सकता है। अब अपने एग्जाम में ऐसे याद रखना, देखो शुक्ल पक्ष को क्या बोलते हैं, शुद्धि। तो सु 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 सु, इधर क्या करोगे आप, सु सु, क्या करोगे, सु सु। एक सु से क्या हो जाएगा, शुक्ल। एक सु से क्या हो जाएगा अपने, शुद्धि। तो कर लोगे ना इधर सु सु, क्या करोगे, सु सु। इधर ऐसे याद कर लो, बुद्धि, किसके पास बुद्धि है, कृष्ण के पास बुद्धि। भगवान कृष्ण के पास बुद्धि थी, बहुत खतरनाक बुद्धि थी, तभी इतनी गोपियां, तभी इतनी रानियां। अपने पास कहां इतनी बुद्धि है, काले थे फिर भी बुद्धि। कमाल होना चाहिए ना, इन काले से फर्क नहीं पड़ता है। बहुत सारे यूं काले होते हैं, आप जानते हो ना, हाँ समझ रहे हो, सरकारी नौकरी, कमाल। बिल्कुल काले फिर भी पत्नी बिल्कुल पतासे की तरह दौड़ी, यूं लगता है जैसे कोई पतासे में मकोड़ा घूम रहा हो, ऐसी शक्ल लेकर के। कुल मिलाकर मामला पूरा सेट, आप समझ रहे हो ना। एक चार्ट आपको ये भी समझने में आनी चाहिए कि महीने वाली बात भी आपको समझ में पता होनी चाहिए। इस प्रकार अपने एक महीने में अप्रोक्स ये चार्ट आपको समझ में आ जाएगी। एक अपने को मुस्लिम हिजरी संवत के बारे में भी कुछ चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए, हिजरी संवत के बारे में भी आप लोग देख लीजिए। एक कैलेंडर हुआ करता अपने हिजरी संवत।
अपने भारत में भी मुस्लिम रहते हैं, अपने राजस्थान में भी रहते हैं, कम है 8% है, लेकिन राजस्थान में है ना 8%, 8.5% भी त्योहार तो मनाते ही हैं। हिजरी संवत या जिसे अपन बोला करते हैं मुस्लिम कैलेंडर, मुस्लिम कैलेंडर। अब इसके बारे में, मुस्लिम कैलेंडर के बारे में आपको क्या मोटी मोटी बातें ध्यान रखनी है बेटा? तो एक तो चीज ध्यान रखनी है, किसने प्रारंभ किया? तो ये प्रारंभ किया था पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म के बाद। पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म के बाद, के जन्म के बाद प्रारंभ हुआ। देखा जाए तो इस दुनिया में सनातन हिंदू धर्म सबसे प्राचीन धर्म माना जाता है, जिसकी उत्पत्ति के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। मुस्लिम धर्म के बारे में हमें पता है कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने एक पंथ चलाया था जिसे अपन मुस्लिम धर्म कहते हैं। इनका जो कैलेंडर है जिसका नाम है अपने हिजरी संवत, ये भी किस पर आधारित होता है बेटा? तो ये भी आधारित होता है चंद्रमा पर। इसका भी आधार क्या होता है? तो इसका आधार भी होता है चंद्रमा। अप्रोक्स दिनों की संख्या कितनी हुआ करती है? तो इसमें जो एक वर्ष में अगर बात करें तो एक वर्ष में दिनों की संख्या होती है 355 से 358 तक। ये इसमें अप्रोक्स एक वर्ष में दिन हुआ करते हैं 355 या 358। 358 से अधिक नहीं होते हैं और 355 से कम नहीं होते हैं। पहला मुस्लिम महीना अगर आप लेकर उसे पूछ ले कि पहला मुस्लिम महीना कौन सा हुआ करता है, तो पहला मुस्लिम महीना होता है मोहर्रम। पहला मुस्लिम महीना कौन सा होता है बेटा? मोहर्रम। अगर आपसे पूछे आखिरी कौन सा होता है सर, आखिरी, तो आखिरी होता है बेटा जिलहिज। आखिरी महीना कौन सा होता है मुस्लिम महीना? जिलहिज। इनके भी वही 12 महीने होते हैं, पूरे के पूरे 12 महीने होते हैं। और वो 12 महीने कौन कौन से? तो सबसे पहले देखो हिजरी सम्मत मुस्लिम कैलेंडर, पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म के बाद। इसका आधार भी क्या? चंद्रमा। आप कभी देखना मुस्लिम व्यक्ति ईद मनाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, कुछ भी करते हैं, वो चंद्रमा पर मानते हैं। चंद्रमा को अपना सब कुछ आधार मान करके करते हैं। चांद दिखा तो ईद होगी, चांद ना दिखा तो ईद नहीं होगी। चांद दिखा तो बकरा जन्नत जाएगा, चांद नहीं दिखा तो बकरा जन्नत नहीं जाएगा, वो एक दिन और धरती लोक पर रहेगा। आप देखते हो कि ऐसा कहते हैं मुस्लिमों में, जिस बकरे को बलि चढ़ाया जाता है उसे जन्नत मिलती। जन्नत का मतलब स्वर्ग मिला करता है। बकरे को जन्नत मिले ना मिले, पेट को जन्नत जरूर मिलती है। इस दिन अपने बकरे को बलि चढ़ाए जाते हैं। मुस्लिमों का सबसे बड़ा पर्व है ईद। अब मुस्लिमों के कौन कौन से महीने हुआ करते हैं? तो देखो पहला महीना हुआ करता है इनका मोहर्रम। एक बार मैं ऐसे बोलूं, आप थोड़ा सा याद करना। पहला महीना आता है मोहर्रम, सफर, रबिउल अव्वल, रबिउल सानी, जमादिउल अव्वल, जमादिउल सानी, रजब, सामान, रमजान, सब्बाल, जिलकाइद और जिलहिज। ये 12 मुस्लिम महीने हुआ करते हैं। मैं एक बार लिख देता हूं, आपको याद हो जाएंगे। मोहर्रम, सफर, अपन नहीं बोलते सुहाना सफर, सफर, रबिउल अव्वल, रबिउल अव्वल, रबिउल सानी, जमादिउल अव्वल, जमादिउल सानी, जमादिउल सानी। नाम बड़े प्यारे प्यारे हैं मुस्लिमों के। नाम कितने प्यारे, आपको एक मिनट में याद हो रहे हैं क्या? अपने हिंदुओं के नाम काड़ून, लादून, मादून, भेरून, शंकर। नाम देखो, जमादिउल अव्वल, जमादिउल सानी, रजब, सामान। बड़ा खतरनाक, मतलब एकदम एंटिक नाम। एक ही बार में याद हो गए होंगे आपको? 10-15 बार तो देखोगे, सुनोगे, तब जाके याद होंगे, एक बार में याद नहीं होंगे। जमादिउल अव्वल। फिर देखो रजब, अपन बोलते गजब, यह है रजब। सावन, अपन बोलते हैं सावन, ये बोलते हैं सावन। क्या बोलते हैं? सावन। हाँ, सामान नहीं है, सावन है, ध्यान रखना। हाँ, तुम ये सोच लो सामान की बात, सावन। फिर देखो रजब, सावन, रमजान, सब्बाल, जिलकाइदा और जिलहिज। बताओ आपको याद होंगे कि नहीं होंगे? हो जाएंगे सर, 4-5 बार बोलेंगे, हम देखेंगे। याद नहीं हो तो इनको गूरना है, गूरना, गुटर गुटर देखना है। घूरने से भी बहुत सी बार चीजें याद हो जाती है। ऐसा यूं देखते रहो। पहला मुस्लिम महीना मोहर्रम, आखिरी जिलहिज, याद हो गए। अपन सुनते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स रजब।
हिंदू लोगों में अपने सावन होता है, ये सावन। रमजान इनका सबसे पवित्र महीना है। सब्बाल महीने में इनकी वो ईद लगा करती है। और एक जिलकाइदा, जिलकाइदा याद है, सफर, अपन नहीं बोलते सफर, सफर सुहाना सफर। फिर ये देखो रबीउल अव्वल, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, फिर क्या हुआ, जमाती तो चेंज हुआ, जमादिउल अव्वल, जमादिउल सानी। देखो कितना इजी है। 4-5 बार आप इनको देखोगे, बोलेगे तो आपको ये सारी चीजें याद हो जाएगी। एक बार अपन सारी चीजों का वापस रिवीजन कर लिया करते हैं। सारी चीजों का अपन रिवीजन कर लेते हैं। देखो बेटा, कैलेंडर अपने मोटे मोटे अपने 4 कैलेंडर ध्यान रखने हैं, जिसमें ईस्वी सन विक्रम संवत से 57 वर्ष आगे है और शक संवत इनसे 78 वर्ष पीछे है। अभी 2022 चल रहा है, विक्रम संवत पूछे तो इसमें 57 जोड़ लेंगे, 2079 चल रहा है। और शक संवत पूछ रहे तो अपन इसमें 78 माइनस कर लेंगे, 1944 चल रहा है। इसके पहले मैंने आपको ये त्योहार, ये सारी चीजें बताई थी आपको कि अपने जो ना ये अपने त्योहार टॉपिक रहने वाले हैं, जिसमें अपने टॉपिक त्योहार, मेले, संत संप्रदाय, लोक देवता, लोक देवियां, बोलियां, साहित्य, लोक नृत्य, लोक नाट्य, लोक गीत, लोक वाद्य यंत्र, लोक कला, हस्तकला, जनजातियां, वेशभूषा, आभूषण, रीति रिवाज, स्थापत्य कला में दुर्ग, महल, हवेलियां, छत्रियां, मंदिर, मस्जिद, बावड़ियां, ये सारी चीजें अपन इसमें अध्ययन किया करते हैं। फिर मैंने आपको ये त्योहारों में सबसे पहले कैलेंडर बताई थी। इस कैलेंडर में सबसे पहले अपन ने ईस्वी सन या ग्रेगोरियन कैलेंडर देखा, जो ईसा मसीह के जन्म के बाद प्रारंभ हुआ था। ईसा मसीह के जन्म से पूर्व का समय अपने ईसा पूर्व कहलाता है। ये एक अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर है। इसका पहला महीना जनवरी, इसका आखिरी महीना दिसंबर। ये पूर्ण रूप से सूर्य पर आधारित होता है। हमारे सारे रीति रिवाज के काम इसी पर आधारित होते हैं। एक वर्ष में दिनों की संख्या 365 और लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी हुआ करती है बेटा, 366। अगर अपने से पूछ ले लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है अपने, 366। लीप वर्ष कितने वर्षों में आता है, तो प्रत्येक 4 वर्ष में लीप वर्ष मनाया जाता है। प्रत्येक 4 वर्ष में लीप वर्ष आ जाता है। बाकी लीप वर्ष निकालने के लिए आप रीजनिंग में जानते हो, जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, वो लीप वर्ष हुआ करता है। शक संवत राष्ट्रीय पंचांग कहलाता है। प्रारंभ कुषाण शासक कनिष्क ने प्रारंभ किया था। ईस्वी सन से 78 वर्ष पीछे है। 22 मार्च 1957 को इसे भारत का राष्ट्रीय पंचांग घोषित किया गया। ये किस पर आधारित होता है, तो चंद्रमा पर। इसका पहला महीना चैत्र, आखिरी महीना फाल्गुन। इसमें भी वही 12 महीने, चैत, वैशाख, जेठ, अषाढ़, साउन, भादो, आश्विन, कार्तिक, मगसर, पौष, माघ, फाल्गुन। विक्रम संवत, जिसे हिंदू पंचांग कहते हैं, प्रारंभ विक्रमादित्य ने किया था। 57 वर्ष ईसा पूर्व, 57 ईसा पूर्व में यह प्रारंभ हुआ था। कब प्रारंभ हुआ था बेटा, ये 57 ईसा पूर्व जो है प्रारंभ किया गया था। आधार चंद्रमा। एक वर्ष में दिनों की संख्या 354 या 355 होती है। पहला हिंदी महीना चैत्र, आखिरी हिंदी महीना भी चैत्र, क्योंकि आधा चैत्र पिछले महीने में रहता है, आधा चैत्र नव वर्ष में आता है। इस कैलेंडर के प्रत्येक तीसरे वर्ष अधिमास जोड़ा जाता है, जिसमें महीनों की संख्या 13 होती है। ये अपन ने बात की थी कि वो महीने कौन कौन से होते थे, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, अषाढ़, साउन, भादो, आश्विन, कार्तिक, मगसर, पौष, माघ, फाल्गुन। इसके बाद अपने हिंदी महीने वाले एक कैलेंडर समझी थी, जिसमें अपने को तारीखे वारीखे 2 पखवाड़े होते हैं, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष को बुद्धि पक्ष कहते हैं, शुक्ल पक्ष को शुद्धि पक्ष कहते हैं। हिजरी संवत में पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म के बाद आधार चंद्रमा होता है। एक वर्ष में दिनों की संख्या 355 से 358। पहला मुस्लिम महीना मोहर्रम, आखिरी महीना जिलहिज। और ये अपन ने 12 मुस्लिम महीने देखे हैं। अब अपन सबसे पहले शुरू करेंगे हिंदुओं के पर्व, हिंदू पर्व। ठीक है बेटा, तो हिंदू पर्व जो है अब शुरू करेंगे, तो उसको अपन देखेंगे अगली नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।